हेलो मेरे टॉपर से स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है मस्त और स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से चल रही होगी और होनी भी चाहिए कि एग्जाम बहुत ही नजदीक है। अब एक एक दिन कम होता जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है, एक एक दिन कम होता जा रहा है और आपको ये चाहिए कि हमें एक एक दिन और एक एक पल को अपने ध्यान में रख के और सारे चीजों को भूल करके और एग्जाम पे फोकस करें और उसके लिए पढ़ाई करें, अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। चलिए, आज का टॉपिक क्या है हमारा। तो आज का टॉपिक ये रहेगा कि हमने ऑफलाइन में आपने हमारा रील्स एक देखा ही होगा जो कि काफी बेहद है, ठीक है ना। उसमें जो टेस्ट हुआ है और उसी टेस्ट में जो भी क्वेश्चन सेट किए गए थे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही शानदार हैं और इस तरह के क्वेश्चन तो एकदम 100% आने रहते हैं कि संभावनाएं पूरी रहती हैं कि आएंगे और वही लेकर के क्वेश्चन आ जाएगा। और आप लोग देखेंगे भी कि कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कितना इंटरेस्टिंग इसका सॉल्व है और आप लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा जो कि हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताते हुए चल रहे हैं। टाइम का कोई दिक्कत नहीं है कि टाइम कितना लग रहा है, टाइम लगे लेकिन वो चीज अगर आपको समझ में आ जाए तो सबसे बेहतर होता है ये। और साथ ही साथ आज बसंत पंचमी है, तो बसंत पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक बधाई। और माँ सरस्वती आपके दिमाग में एकदम अच्छे तरीके से घर बनाए अपना और आप लोग को इतना प्यार और सम्मान दें और आशीर्वाद दें कि आप लोग बहुत ही ऊंचाई पे जाएं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आज हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या है, तो यह है कि पहला क्वेश्चन जो कि ऑप्शनल 5 आते हैं उसमें से पहला ऑप्शनल ये रहा हमारा कि मान लीजिए कि एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर एफ एक्स इक्वल टू 3x द्वारा परिभाषित है। यानी कि जो हमारा फलन दिया गया है वो क्या है, रियल नंबर से रियल नंबर में, यानी कि वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में है और फलन है क्या, तो एफ एक्स इक्वल टू 3x है, परिभाषित है। सही उत्तर का चयन करना है, इसमें जो भी सही होगा उसको हमको बताना है। चलिए आते हैं, इसमें चेक करना है कि क्या है, एकाकी अछादी है कि बहुएकाकी है कि अंतरछेपी होता है, ठीक है ना। वो सारी चीजें हम आपको बता देते हैं, बहुत ही जल्दी बताने का प्रयास करेंगे, आप समझने का भी प्रयास कीजिए जल्दी। जैसे क्या है कि अगर ये हमारा एक्स और वाई दो दिया गया है, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं प्रांत और इसको कहते हैं परिसर, ठीक है। तो अगर हम इसमें कहें 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ये भी 5 इसमें ले लीजिए। तो इसको हम एकाकी कब कहते हैं, तो एकाकी तब कहेंगे कि जब x के सभी अवयव का y में केवल एक एक प्रतिबिंब होता है, तो हम कहते हैं कि ये हमारा क्या होगा, एकाकी फलन है, ठीक है ना। एकाकी फलन होता है यानी कि सबके एक एक प्रतिबिंब मिलते हैं तो हम कहते हैं एकाकी है। और बहुएकाकी क्या होता है, तो जब एक से अधिक प्रतिबिंब हो जाएंगे, जैसे ये क्या है, प्रांत और परिसर होता है 1 2 3 4, ठीक है ना, 5, मान लीजिए 6 7, ये हो गया ना। तो इसमें एक का क्या होगा, एक का हम कह सकते हैं कि एक का 5 हो गया और दो का भी 5 हो गया, एक का 3 हो गया और ये 4 का 7 हो गया, ठीक है ना। तो हम इसमें कहेंगे कि ये एकाकी है कि नहीं है, तो ये एकाकी नहीं है। क्यों क्यों नहीं है एकाकी, तो इसमें दो अवयवों का एक प्रतिबिंब मिल रहा है, ठीक है ना, जो कि दो अवयवों का एक ही प्रतिबिंब हो जाएगा, तो हम इसको एकाकी नहीं कहेंगे क्योंकि अभी हम जानते हैं एकाकी क्या होता है, तो प्रत्येक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब मिलना चाहिए। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं अंतरछेपी का। अंतरछेपी क्या होता है, तो इसमें क्या है, सॉरी, आच्छादी और अंतरछेपी। अंतरछेपी और आच्छादी दोनों एक दूसरे के विलोम है। अगर कोई भी फलन हमारा आच्छादिक है, आच्छादी है, आच्छादक या आच्छादी है, तो वो अंतरछेपी नहीं होगा, ठीक है ना। और कोई अंतरछेपी है तो आच्छादक नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम इसमें क्या कहते हैं कि देखते हैं कि यह कौन सा हमें जो है आच्छादक मिल रहा है। तो जिसमें प्रांत और परिसर, इसमें जैसे परिसर है और सप्रांत, दो चीजें होती हैं, ठीक है ना, सप्रांत। तो इसमें क्या होगा कि अगर इसमें प्रत्येक परिसर के सभी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में मिलता है तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारा आच्छादक फलन है, ठीक है ना। और आच्छादक नहीं होगा तो अंतरछेपी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, इसलिए क्या होगा, फलन हमारा आच्छादक होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 का पूर्व प्रतिबिंब है और 6 का पूर्व प्रतिबिंब है, 7 का भी पूर्व प्रतिबिंब है और यहाँ पे क्या होगा, 8 का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, तो ये हमारा आच्छादित नहीं होगा। और एक चीज यहाँ से देखेंगे और इधर से आप मिलाएंगे तो ये फलन भी नहीं होगा क्योंकि एक अवयव के दो प्रतिबिंब नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम इसको हटा ही देते हैं, लेकिन हमको देखना केवल क्या देखना है, हमको यहाँ के लिए फलन है, इधर से के लिए फलन है, इधर से फलन नहीं होगा, हमको देखना है केवल कि आच्छादी है कि नहीं है। तो आच्छादी नहीं है क्योंकि 8 का पूर्व प्रतिबिंब इसमें नहीं मिल रहा है, इसलिए आच्छादी नहीं होगा। चलिए अब हम आते हैं अपने प्रश्न पे। तो प्रश्न को हम कैसे चेक करेंगे, तो प्रश्न को चेक करने के लिए हम ये फिगर नहीं बनाएंगे, ऐसे ही बताते हैं। ऐसे कैसे होगा ये, तो देखिए सबसे पहले एकाकी के लिए, एकाकी है ना, एकाकी के लिए क्या होता है कि अगर एफ एक्स वन और एफ एक्स टू अगर बराबर हैं, यानी कि दोनों फलन ये लिया गया है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम इनके मान को रख करके चेक करेंगे। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, यहाँ पे अगर
एफ x1 आ रहा है, x1 रखेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, और इक्वल टू x2 है तो यहाँ पे x2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x2 हो जाएगा। ये 3 से 3 कट गया, x1 बराबर क्या आ गया, x2। यह x1 बराबर x2 आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये फलन हमारा क्या है, एकाएकी है, एकाएकी है, ठीक है, एकाएकी है। अब आच्छादिक चेक करते हैं, आच्छादक है कि नहीं है। तो आच्छादक के लिए क्या करते हैं, तो y इक्वल टू हम ले लेते हैं एफ एक्स, यानी कि y हमारा जो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, 3x। अब x का वैल्यू निकालेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, y अपान 3। अब यहाँ पे देखेंगे कि यह जो है, अब y हमारा है क्या, तो y हमारा जो संबंध परिभाषित है वो कहां से कहां तक है, तो r से r तक, यानी कि वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में। तो ये y है और ये x है, तो y जो है रियल नंबर का सेट है। तो अगर ये y का मान हम रियल नंबर में से कोई भी रखते हैं और इसमें रखा गया मान अगर x में विद्यमान है तो हम कहेंगे कि इसका पूर्व मिल रहा है और यह आच्छादित फलन है। तो चलिए, अगर वास्तविक संख्या आप देखें तो वास्तविक संख्या सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं, तो कुछ भी अगर रख दिया जाए तो वो भी वास्तविक संख्या होंगी। जैसे √2 हम रखते हैं, यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या को y बराबर जब रखेंगे तो ये क्या मिलेगा, √2/3। और ये भी अपरिमेय हो गया, लेकिन अपरिमेय होने के साथ साथ यह वास्तविक भी है, यानी कि x में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप ही सोच करके देखिए। और x क्या है, तो ये भी एक वास्तविक संख्या है, तो x में ये मिलेगा ना, क्योंकि अपरिमेय है तो अपरिमेय तो होगा ही। तो यह वास्तविक संख्या होने के कारण x में मिल रहा है, तो हम इसमें लिख देंगे कि y के प्रत्येक मान के लिए, y के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक मान के लिए x में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः यह क्या होगा, आच्छादक होगा। ऑप्शनल है, लिख लीजिएगा, आच्छादक फलन है। तो क्या है, एकाएकी भी है और आच्छादी भी है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। क्या है, एकाएकी और आच्छादक है। चलिए ठीक है ना, तो हमारा जो ऑप्शन क्या है, पहला करेक्ट है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या है कि कॉस इनवर्स, और ये क्या है, cos 7π/6 का मुख्य मान बराबर है, ठीक है ना। अब इसे चेक करना है, तो सबके दिमाग में यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो अच्छे तरीके से सबके दिमाग में जहां तक हम सोच सकते हैं कि तुरंत आ रहा होगा कि cos इनवर्स cos को क्यों नहीं कर देते हैं। ये cos इनवर्स से cos खत्म हो जाएगा तो 7π/6 जो कि हमारा आंसर हो जाना चाहिए, और जो कि देखिए पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है, गलती यहीं से होगी। तो ये क्यों नहीं होगा, तो ये इसलिए नहीं होता है कि आपको सबसे पहले मुख्य मान जब बताया गया होगा तो मुख्य मान पता होता है कि सबका अलग अलग होता है, कि -π/2 से किसका होता है, साइन इनवर्स का होगा, साइन इनवर्स का इतना होता है, ठीक है ना, π/2 ये होता है। फिर से क्या होता है, कॉस इनवर्स या कॉस का जो होगा वो क्या होता है, 0 से पाई तक होता है, ठीक है ना। और फिर tan इनवर्स का कितना होता है, तो ये कितना होता है, -π/2 से π/2 तक होता है, ठीक है ना। यानी कि इनके बीच का ही मान लिया अगर आता है तो कहते हैं कि ये मुख्य मान है, ठीक है ना। तो मुख्य मान हमको इन्हीं के बीच का लेना होगा, तो अब ये इसके बीच का नहीं है, ठीक है ना। ये 0 से पाई के बीच का है, देख लीजिए आप भी, इंटू 180/6, 6×3 = 18 और 7×3 का कितना 21, यानी कि 210, 210 इसके बीच में है, नहीं है। तो जब नहीं है तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, तो चेंज करने के लिए सबसे पहले हम इसको बहुत ही ध्यान से देखिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले इसको चेंज करने के लिए हम करते क्या है, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, कॉस इनवर्स, और ये क्या है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि कॉस पाई प्लस ये π/6 लिखा जा सकता है। देखिए फिर इसको हल करेंगे तो आप इतना आ जाएगा, 6 कम 6 एक साथ, यानी कितना आ जाएगा ना। अब इसको हम चेंज करते हैं तो कॉस इनवर्स में क्या हो जाएगा ये, अब देखिए ये क्या होता है, इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले देखिए 180 प्लस थीटा है, पाई प्लस थीटा, यानी कि 180 प्लस थीटा, और 180 प्लस थीटा किस में जाएगा, तो ये तीसरे में रहता है, इसमें रहेगा ना, ASTC, यानी कि 180 में कुछ भी जोड़ेंगे तो इस तीसरे वाले में आ जाएंगे, और तीसरे वाले में क्या होता है, तो ये tan पॉजिटिव होता है, बाकी के सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और यहाँ पे cos जो है वो किसके साथ आ रहा है, 180 के साथ आ रहा है, तो ये चेंज तो होगा नहीं, तो cos ही रहेगा, लेकिन किस में आएगा, माइनस में आएगा, और ये क्या हो जाएगा, π/6, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हो गया माइनस में, अब ये माइनस में होने के कारण फिर से ये cos इनवर्स है तो cos खत्म होगा नहीं, तो इसको क्या करेंगे, तो हम देखेंगे कि किसमें जो है cos इनवर्स माइनस में होता है और चेंज होने पे cos ही रहे, चेंज ना हो। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि cos इनवर्स, और क्या हो जाएगा, cos π-π/6 लिख सकते हैं। देखिए इतना लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, देखिए क्या होगा कि cos जो है π-6 यानी कि दूसरे में जाएगा,
और दूसरे में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है। तो ये चेंज होगा तो फिर से क्या हो जाएगा, ये पाई माइनस, यानी कि कॉस का कॉस ही रहेगा, लेकिन दूसरे में जाने के कारण ये माइनस में आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, थीटा। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, सॉरी कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, जो कि मिल जाएगा। तो इसके जगह पे इसको लिखा जा सकता है। अब कॉस से कॉस खत्म हो गया तो बचेगा क्या, पाई माइनस पाई अपान 6, और इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा, 6 पाई माइनस पाई अपान 6, और ये कितना हो जाएगा, 5 पाई अपान 6। देखिए ऑप्शन में है कहीं 5 पाई अपन 6, तो ये रहा ऑप्शन में सेकंड नंबर ऑप्शन, ठीक है ना। तो हमारा ये सेकंड सही होगा, ठीक है ना। तो फिर आप इसको मत नहीं करना है, क्योंकि ये जो है ये हमारा 0 और पाई के बीच में नहीं है, ठीक है ना। तो और ये देखिए 0 और पाई के बीच में है कि नहीं है, तो देखिए 5 गुणे 180 और बट्टे में 6, 6 3 18 यानी कि 30 और 5 3 15, इसके बीच में है ना 150, ठीक है। चलिए तो हमारा ऑप्शन जो है सेकंड सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब ये अगला क्वेश्चन ये रहा। इसमें क्या करना है कि जो ये अवकल समीकरण दिया गया है इसका घात बताना है, ठीक है ना। तो घात बताना तो बताया गया है आप लोग को कि क्या होता है कि जिसमें सबसे अधिकतम कोटि की जो घात होती है वही इस दिए गए अवकल समीकरण की घात कहलाती है। लेकिन एक चीज और हमको देखना पड़ता है। देखिए क्या आ गया इसमें कि यहाँ पे जो साइन थीटा और थीटा की जगह पे क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। यानी कि जब हम एक बहुपद की बात करते हैं तो बहुपद कैसे चेक करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू, जैसे ये दिया गया इसको हमको चेक करना है कि बहुपद है कि नहीं। तो जहां जहां हमारे चर आते हैं उस चर की घात देखी जाती है कि घात जो है पूर्ण संख्या है कि नहीं है, तभी हम इसको बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। तो ये भी ठीक वैसे ही है। और यहाँ पे हमको चेक करना है कि जो हमारा ये अवकलन का रूप आ रहा है उसका घात जो है पूर्ण संख्या के रूप में है कि नहीं है, यानी कि बहुपद के रूप का है कि नहीं है। अगर बहुपद के रूप का होता है तो इसका घात हम बता पाएंगे, अगर बहुपद के रूप का नहीं होता है तो इसका घात हम कभी नहीं बता पाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, यहाँ पे तो 3 दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स जो है वो थीटा की जगह पे आ गया ना। तो थीटा की जगह पे आ जाने के कारण इसका घात जो है हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, और जब घात परिभाषित नहीं कर पाएंगे यानी कि यह बहुपदीय नहीं है, और बहुपदीय नहीं है तो ये क्या होगा, परिभाषित भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड नंबर ऑप्शन जो हमारा परिभाषित नहीं है सही हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब ये बहुत ही आसान रहा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को जरूर याद रखिएगा कि जब भी इसका घात परिभाषित नहीं होगा, घात को हम बता नहीं पाएंगे, यानी कि बहुपदीय रूप का नहीं होगा, और जब बहुपदीय रूप का नहीं होगा तो इसके घात को भी हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कह देंगे कि घात जो है इसका परिभाषित नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चलिए अब ये अगला क्वेश्चन है, किस बिंदु पर y इक्वल टू इतना वक्र इतनी की स्पर्श रेखा है, ठीक है ना। तो ये जो है क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन जो है मैं अपने पहले वीडियो में बताया हुआ हूँ, वहां से जाके इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, और इसको अच्छे तरीके से समझाया गया है, समझ भी लीजिएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है वो हमको क्या बताना है, तो इस log x का समाकलन बताना है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा, तो log x का समाकलन बताना है ना, log x dx का समाकलन बताना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले 1 अपान एक्स दिख रहा है। अगर आप अवकलन कर रहे होते तो log x का अवकलन क्या होता है, 1 अपान एक्स हो जाता है, और डायरेक्ट हम 1 अपान एक्स कर देते। लेकिन यहाँ पे अवकलन नहीं करना, हमको करना है समाकलन, और log x का डायरेक्ट कोई समाकलन का फार्मूला है ही नहीं है, ठीक है ना। तो नहीं है तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड लेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट इंटू सेकंड लेंगे, और फर्स्ट इंटू सेकंड में हम मानने की प्रक्रिया जो होती है, अवकलन में तो किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड माना जा सकता है, लेकिन समाकलन में हम क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू सेकंड मानने के लिए सबसे पहला आई लेट का फार्मूला याद रखते हैं, ठीक है ना। यानी कि मैं हमेशा लेट होता हूँ, जैसे कि आज आप लोग लेट हुए थे, 7 बजे से कोचिंग था, 7:30 बजे से करवा के फिर भी लेट हुए, ठीक है ना। वही लेट है, आई लेट यानी कि मैं लेट हूँ, ठीक है ना, वही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इनवर्स, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंट, ठीक है ना। तो ये होता है। अब इसमें हम जो पहले आता है इसी क्रम को ध्यान रखेंगे, और इसी क्रम के हिसाब से इसमें फर्स्ट और सेकंड मानते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, इनवर्स। इस इनवर्स इसमें कहीं है, कहीं नहीं इनवर्स दिख रहा है। लॉगरिथम, लॉगरिथम दिख रहा है, लॉगरिथम दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक, अलजेब्रिक है तो ये सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि पहला अगर फर्स्ट मिल गया तो दूसरा जो बच रहा है वो तो सेकंड होगा ही, ठीक है। अब जब दो पद आ जाते हैं तो इसका समाकलन होता कैसे है, तो इसको हम देखते हैं कि एक फार्मूला होता है कि एफ एक्स, और ये पहला फलन है अगर, और ये क्या है, जी एक्स, अगर इस तरह का है, और डी एक्स, इसको हमको समाकलन करना है तो होता क्या है, इसका फार्मूला बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो होता क्या है, होता है, इसमें होगा क्या, तो सबसे पहले जो होता है ये फर्स्ट को, एफ एक्स को लिख दिया जाता है फर्स्ट, और सेकंड का समाकलन जी एक्स का
समाकलन, ठीक है ना। और फिर माइनस होता है, फिर क्या होता है सबका, हम क्या करेंगे सबका समाकलन, और फिर इसमें क्या होता है, तो जिसको छोड़े हुए थे यहाँ पे कुछ नहीं हुआ था ना, इसका अवकलन कर देते हैं, यानी कि डी अपान डी एक्स और एफ एक्स, ठीक है ना, एफ एक्स हो जाएगा। फिर क्या होता है इनटू, ठीक है ना, इसी में इनटू होगा, और क्या होगा समाकलन, किसका समाकलन, तो फिर से जो हमारा टर्म है किसका समाकलन हो पा रहा है, तो जी एक्स का समाकलन हो जाएगा, ठीक है ना, जी एक्स का समाकलन डी एक्स, और फिर क्या हो जाएगा फिर सबका समाकलन, ठीक है ना। देखिए ये बड़ा ब्रैकेट क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये पहले पद का हम अवकलन किए हैं, फिर इनटू जो दूसरा पद यहाँ पे समाकलन, जिसका समाकलन एक बार किए हैं दूसरी बार उसी का समाकलन करना है, और फिर सबका जो भी हल करने के बाद आएगा उसका फिर समाकलन कर देते हैं, ठीक है ना। फिर एक बार फार्मूले को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, जो फर्स्ट होता है फर्स्ट वाले को ऐसे रखा जाता है, दूसरे का समाकलन, इसमें हम ये समझ लीजिए ना कि जो भी पहला और दूसरा करके आएगा तो जिसका समाकलन नहीं मिलता है उसी को हम मान लेते हैं, किस क्या मान लेंगे, उसको फर्स्ट मान लेंगे, और जिसका मिल जाता है उसको हम मानते हैं सेकंड। तो इसी तरह से देख लीजिए इसमें कहीं भी ऐसे जगह पे रखा गया है जहां पे लॉग का समाकलन लेना हो, ठीक है ना, तो फार्मूला ऐसे भी याद रखा जा सकता है कि इसका समाकलन मिल ही नहीं रहा है, अगर हम समाकलन करने लगे तो कभी मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ठीक इसी तरह से हम क्या करेंगे, जिसका समाकलन नहीं मिल रहा है उसका अवकलन करना है, और जिसका मिल जा रहा है उसी का हमको बार बार समाकलन करना है। तो चलिए ये जो हमारा पहला हो गया, ये हमारा पहला है और ये दूसरा है, ठीक है ना, तो रखते हैं। तो पहला क्या होगा एफ एक्स, एफ एक्स की जगह पे क्या होगा यहाँ पे log x हो जाएगा, ठीक है ना, log x होगा, और इनटू ये क्या होगा समाकलन किसका, तो वन, वन को रखते नहीं है तो dx हो जाएगा, फिर माइनस ये क्या होगा सबका समाकलन, और फिर ये क्या होगा d अपन dx और log x हो जाएगा, ठीक है ना, log x हो जाएगा, फिर इनटू समाकलन किसका, तो x ये dx ही आएगा, वन dx, ठीक है ना, और फिर सबका समाकलन, ठीक। तो अब क्या होगा यहाँ से x का समाकलन क्या होता है, ये वन का समाकलन क्या होता है, तो इंटू एक्स हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे अवकलन करेंगे तो लॉग का अवकलन सबको पता ही है क्या होता है, वन अपान एक्स होता है, फिर इंटू ये समाकलन करेंगे तो क्या होगा समाकलन एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, और फिर सबका डी एक्स, एक्स एक्स कैंसिल यानी कि वन आ गया, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स और माइनस फिर से वन का समाकलन करेंगे तो एक्स मिलेगा और प्लस सी मिल जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा ये एक्स भी छूट रहा है क्या, लॉग एक्स एक्स होगा, ठीक है ना, तो एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी। अब ये कहाँ दिख रहा है, कहीं दिख रहा है ये एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी दिख रहा है, ये रहा सेकंड नंबर ऑप्शन जो है हमारा है वो सही हो जाएगा, ये है ना एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं, और फार्मूले को तो जरूर याद रखिएगा आईलेट, ठीक है ना, ये है इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुविकल्पी जितना भी था सारा खत्म हो गया, एक क्वेश्चन जो बताया गया उसको पीछे वाले वीडियो में देख लीजिएगा। चलिए अब अगले हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। और एक बात जो कि ये फार्मूला है, ठीक है ना, इसमें मुख्य बात यही फार्मूला ही है, अगर फार्मूला आपको याद है तो हो जाएगा, और फार्मूला भी कुछ याद किया नहीं जाता है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे फार्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, और कैसे फर्स्ट सेकंड मानते हैं ये तो यहाँ से ही आ जाएगा। चलिए बहुविकल्पी हमारा खत्म, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ अपने। चलिए अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, बहुविकल्पी तो खत्म हो गया, ये भी सब जो क्वेश्चन है 1 नंबर के ही हैं, और इसको भी बहुत ही इत्मीनान से देखिए ताकि ये भी आपके दिमाग में बैठ जाए और कभी भूले नहीं, ठीक है ना। जितना भी दिन है एग्जाम पे दीजिए और किसी काम पे मत दीजिए, ठीक है ना। नहीं आप दोस्तों के लिए करेंगे या किसी रिलेशन में जाते हैं तो सबसे पहले होता क्या है कि जिन दोस्तों के लिए आप अपनी पढ़ाई को बाधित करके और उस काम को करने जा रहे हैं या रिलेशन में जा रहे हैं, बुआ घर, मामा घर, मौसी घर, रिजल्ट आने वाले दिन सबसे पहले फोन उन्हीं का आएगा और कहेंगे क्या हुआ रिजल्ट का, तो आप क्या जवाब देंगे, ठीक है ना। यही सोच करके और आप 1 महीने तो बिल्कुल भूल ही जाइए कि हमारा क्या है, कौन दोस्त है, कौन रिश्तेदार है, ठीक है ना, सबको भूल करके और अपने एग्जाम पे फोकस कीजिए, ठीक है ना। तो आते हैं अपने प्रश्न की तरफ, जो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि a बराबर a कामा b कामा c तथा b बराबर 1 कामा 2 है तो a से b में जो संबंध है उनके संख्या को बताना है, यानी कि इनके संबंधों की संख्या को बताना है, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले संबंधों की संख्या बताने के लिए संबंधों की संख्या होती क्या है, तो संबंधों की संख्या होती है ए पे पावर एन होता है, ठीक है ना, सॉरी 2 पे पावर एन होता है, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, तो सबसे पहले ए से बी में संबंध को बताना है, तो हमको देखना होगा कि ए और बी यानी कि ए क्रॉस बी में कितने अवयव बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये क्या होगा, ए में कितने अवयव हैं, ए बराबर कितना दिया गया है, या डायरेक्ट ही लिखते हैं नंबर ऑफ, ये है ए में कितने अवयव हैं 3 है, ठीक है ना, और बी में कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में कितने होंगे, ए क्रॉस बी में कितने होंगे, तो कितना होगा 3 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा ये 6,
ये कितने हुए 6 हुए। अब हमको संबंधों के संख्या को बताना है, तो ए से बी में संबंधों की संख्या, बी में संबंधों की संख्या होगी क्या। इसमें संबंधों की संख्या कैसे बताते हैं, तो ये होता है जितने भी आए हैं एलिमेंट 2 पे पावर n a क्रॉस b हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इनमें जितने भी a क्रॉस b में जितने एलिमेंट होंगे वही यहाँ पे रखा जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2 पे पावर 6, और 2 पे पावर 6 का मतलब कि 2 का 6 बार गुणा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, यानी कि कितने संबंध बनेंगे, तो 64 होंगे। संबंधों की संख्या कितनी होगी, ए से बी में जब संबंध बनेंगे कितने बनेंगे, 64 बनेंगे, ठीक है ना। काफी आसान क्वेश्चन है, यही इसका सॉल्यूशन है, ठीक है ना। 1 नंबर दे करके जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। चलिए अभी अपना अगला क्वेश्चन है जो कि कह रहा है कि यदि सदिश 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप तथा i कैप माइनस जे 4j कैप प्लस लेमडा कैप परस्पर लंब है तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये दोनों एक दूसरे पे क्या है, लंब है। और जब लंब है तो क्या होता है, तो सबसे पहले जो दिया उसको लिखते हैं। वेक्टर ए बराबर क्या दिया है, 2i कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप, ठीक है ना। और वेक्टर बी बराबर क्या दिया हुआ है, तो i कैप माइनस 4j कैप और प्लस लेमडा के कैप, ठीक है ना। इतना दिया हुआ है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, लेमडा का मान निकालना है। सबसे पहले ये दिया गया है कि वेक्टर ए और ये क्या है, वेक्टर बी एक दूसरे पे लंब है। और जब लंब होते हैं तो इनके बीच का कोण क्या बनेगा, तो क्या होगा, 0 के बराबर, मतलब 90 अंश होगा। और 90 अंश का मान जो होता है, अभी देखिए यहाँ क्या होता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जब इसका गुणा कराते हैं तो क्या होता है, ए वेक्टर और फिर क्या होता है बी वेक्टर, ठीक है ना। और ये क्या होता है कॉस थीटा, ठीक है ना। अब इसका कॉस थीटा जब परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है, तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर और ये क्या होगा बी वेक्टर, ठीक है, इंटू कॉस 90। और कॉस 90 का वैल्यू 0, 0 होने के कारण क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि इनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो चलिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराते हैं। यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं पहले 2i कैप और प्लस जे कैप प्लस के कैप, और फिर क्या होगा इंटू आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस लेमडा के कैप, ठीक है ना, इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, तो देखिए सबसे पहले एक चीज हमको ध्यान रखना होगा कि जब भी अलग अलग इंडिसेस का डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो इसका वैल्यू हो जाता है 0, ठीक है ना। जब आई का वैल्यू जे के साथ या के साथ जब ये होता है तो 0 हो जाता है, ठीक है। और जब यहाँ पे अलग अलग होता है भिन्न भिन्न, यानी कि जे का भी के साथ होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है कि जब आई का आई के साथ होगा, ठीक है ना, आई कैप का आई के साथ होगा तो एक होता है, जे का जे के साथ होता है तो क्या होता है, एक होता है। जे कैप का जे के कैप के साथ, के कैप का के कैप के साथ जब करेंगे डॉट प्रोडक्ट तो इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो इसका हम डायरेक्ट कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर हम गुणा, तो हमारा नियम यही कहता है कि 2 आई कैप को उठाएंगे और तीनों में गुणा कराएंगे। तो होगा क्या कि 2 आई कैप को जब उठाएंगे इसमें गुणा कराएंगे तो ये तो मिलेगा, लेकिन आई और जे मिलके 0 हो जाएगा, तो फिर गुणा कराने से कोई मतलब है नहीं। तो आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ और के वाले को के साथ जब भी डॉट प्रोडक्ट में आए तो हम ऐसे ही गुणा करा लेंगे इसका, ठीक है ना। तो करते क्या है, तो 2 एकम 2 होगा और आई कैप का आई कैप में गुणा होगा तो क्या होगा 1, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा, सॉरी। तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर क्या होगा, यहाँ से जे कैप का जे कैप के साथ कराएंगे तो 1 4 4 में गुणा होगा तो क्या होगा, 4 ही मिलेगा, -4 जे कैप हो गया, खत्म। और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो लेमडा 1 जा लेमडा ही होगा और प्लस के का के में होगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि लेमडा इक्वल टू 0। अब दोनों को हल करेंगे तो कितना आएगा, ये -2 आ जाएगा और प्लस लेमडा इक्वल टू 0। तो लेमडा बराबर कितना आ जाएगा, 2, यानी कि लेमडा का मान क्या होगा, 2 होगा। तो ये दोनों एक दूसरे पे क्या होंगे, लंब होंगे, ठीक है ना। चलिए ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अभी अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि इसमें सॉल्यूशन जब लिखते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये प्रायिकता से क्वेश्चन आया हुआ है। क्या कह रहा है कि यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं, यानी कि दोनों घटना है पीई, यानी कि ई की प्रायिकता जो है वो कितनी है, 0.6 है, और एफ की जो प्रायिकता है वो 0.3 है। और क्या कह रहा है कि दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो कितना है, 0.2 है। तो पीई अपान एफ जो है उसकी प्रायिकता क्या होगी, यानी कि एफ जो है घटित हो चुका है तो ई घटने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी और ई अपान एफ बराबर होता है, हमारा फार्मूला क्या होता है, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान जो नीचे होता है
वही लिखा जाता है, यानी कि पी एफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सबका वैल्यू हमको पता ही है, वैल्यू रख देंगे तो पी, और यहाँ पे सबसे पहले जब हम हल करते हैं तो सॉल्यूशन में लिख लेते हैं, जो भी दिया रहता है उसमें लिखते हैं दिया है में, ठीक है ना। दिया है में लिख लेंगे, पीई बराबर कितना दिया है 0.6, और क्या दिया है पी एफ बराबर जो दिया गया है वो क्या दिया है 0.3, और क्या दिया है पी ई इंटरसेक्शन एफ, है ना। सबसे पहले यही काम करेंगे, जो भी दिया है उसको लिख लेंगे, और ये क्या ज्ञात करना है ई अपान एफ जो है उसको ज्ञात करना है, ये सब लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा, इसके इंटरसेक्शन का वैल्यू 0.2 और बट्टे में क्या हो जाएगा 0.3, दशमलव एक स्थान के बाद है, एक स्थान के बाद है, दोनों कट जाएगा, काट भी सकते हैं या दोनों ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2/3, यानी कि पी ई अपन एफ जो है वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से अगर पूछा गया होता आपसे पी एफ अपान ई पूछा गया होता, तब क्या होता, इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट में बताएंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि इसमें से एक क्वेश्चन तो आना फिक्स है कि इसमें से हमेशा लिमिट में से तो एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, हमको जांच करना है कि जो दिया गया फलन एफ एक्स बराबर 5x-3 है वह x = 0 पर सतत है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो ये क्या होगा, तो सॉल्यूशन में एक चीज जान लीजिए कि जब भी हमको क्या दिखाना हो, सतत दिखाना हो, तो सतत में हमको होता क्या है, तो सबसे पहले LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट RHL और फलन का मान अगर तीनों आपस में बराबर है तो हम कहते हैं कि दिया गया जो फलन होगा हमारा क्या होगा, सतत होगा। अगर ये तीनों आपस में बराबर नहीं है तो सतत नहीं होता है। तो सतत जांच करने के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, तो LHL और फिर RHL और उसके बाद FX निकालते हैं, ठीक है ना। तीनों निकालते हैं और तीनों को बराबर दिखाते हैं, अगर बराबर आ जाते हैं तो सतत है, नहीं बराबर आते हैं तो सतत नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, x = 0 पर सतता की जांच, ठीक है ना। तो क्या होगा, सबसे पहले इसमें हम LHL निकालते हैं, तो LHL क्या होता है, तो क्या होगा लिमिट x टेंड टू 0 और fx, यही होगा ना। और चूंकि हमारा x में फंक्शन है तो करते क्या है कि LHL निकालने के लिए ये क्या होगा माइनस होगा, LHL निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो भी हमारा मान दिया गया होता है यानी कि 0, अब हम 0 पे जाना चाहते हैं, ये क्या है बीच में 0 है, और 0 पे जब जाना चाहते हैं लेफ्ट दाएं बाएं की तरफ से, तो बाएं की तरफ से जब जाएंगे तो क्या होगा, यानी कि इसमें से कुछ कम की तरफ से जा रहे हैं, यानी कि कुछ कम, यानी कि 0 में से कुछ थोड़ा सा कम कर रहे हैं, ठीक है ना। 0 मतलब कि वो 9 के बराबर है, ठीक है ना, 9 के बराबर है, और ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं है, कुछ है लेकिन एकदम कह सकते हैं कि 0 के एकदम नजदीक होते हुए भी 0 के बराबर नहीं है, और उसी को हम h से डिनोट करते हैं, यानी कि h को माइनस करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारा यहाँ पे वैल्यू होगा x है ना, x = 0 पे चेक करना है, तो क्या लेंगे कि x = 0 - h, यानी कि 0 में से कुछ घटा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारा क्या मिलेगा LHL। अब ये जब यहाँ पे अगर हम x = 0 पर चेक करते हैं, तो x = जब 0 चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे h जो है वो तब 0 को टेंड भी करेगा, ठीक है। तो हमारा फलन जो हो गया वो किस में चेंज हो गया, ये फलन जो हो गया इसको हम लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड टू 0 पे माइनस, और ये क्या है fx -3, ठीक है। तो हमारा फलन अब किस में चेंज हो गया, ये लिमिट h के रूप में ना। तो जहां पे x है वहां पे क्या रख देंगे, h रख देंगे, तो h टेंड टू 0, और ये क्या हो जाएगा 5, और ये 0 - h -3, ठीक है। तो अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा लिमिट, चलिए h का वैल्यू रख ही देते हैं, लिमिट का रखेंगे तो क्या होगा, या अंदर गुणा करा लेते हैं पहले, ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, और ये क्या हो जाएगा 0 होगा, और ये क्या होगा -5h -3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये लिमिट का वैल्यू जब रखेंगे तो कितना होगा, ये भी कर देगा 0, ठीक है ना। चूंकि घटा रहे हैं तो इस पर रखने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा -3 बचेगा केवल। LHL कितना आ गया -3, LHL कितना हो गया -3। अब निकालते हैं RHL। RHL क्या होगा, तो 0 में से कुछ घटाया है तो LHL में आया है, अब 0 में कुछ भी जोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे RHL में, यानी कि हमारा क्या होगा लिमिट x टेंड टू 0 पे प्लस, और ये क्या होगा fx, और इसी को हम क्या लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0 पे प्लस, और ये क्या होगा fx -3, ठीक है। तो अब ये क्या होगा कि x = 0 + h लेंगे, ठीक है ना। तो ये h किसको टेंड करेगा, फिर x की जगह पे जब 0 रखेंगे तो h किसको टेंड करने लगेगा, 0 को टेंड करने लगेगा। तो अब हमारा क्या हो गया लिमिट h टेंड टू 0, और ये क्या हो जाएगा 5, 0 + h होगा और -3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा लिमिट h टेंड टू 0, और जब हम गुणा कराएंगे तो कितना बचेगा, ये
5h माइनस 3। अब h का वैल्यू यानी कि लिमिट का मान जब रख देंगे तो क्या मिलेगा हमारा, यहाँ पे भी ये मिल जाएगा हमारा कितना, RHL जो है RHL -3 ही मिलेगा, ठीक है ना, RHL भी मिल गया -3। अब मान ज्ञात करते हैं कि इसका फलन का, तो f -3 यानी कि जहां पे x है वहां पे क्या रख देंगे, -3 रख देंगे, ठीक है ना। x इक्वल सॉरी 0 पे चेक कर रहा है ना, तो x इक्वल टू 0 पे चेक कर रहे हैं तो 0 रख देंगे, ठीक है। तो 5 इंटू 0 -3 यानी कि ये भी क्या आ जाएगा -3, यानी कि हम देख रहे हैं कि LHL बराबर है RHL और ये क्या है बराबर है किसके, f0 के, ठीक है ना। अतः क्या है फलन fx जो है x इक्वल टू 0 पर संतत है, ठीक है ना। चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। और जहां भी LHL और RHL निकालना हो तो जो भी जिस चर में फलन दिया रहता है उसी के जगह पे हम केवल वैल्यू पुट करके निकाल लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ अपने चलते हैं, जो कि ये दिया गया है कि असमीका 3x-1 लेस देन इक्वल टू 2x-3 को सभी वास्तविक संख्याओं के लिए हल कीजिए। यानी कि यहाँ पे x के सभी वो वास्तविक संख्या दिखाने हैं, यानी कि उनका वो मान दिखाना है, x का वो मान हमें बताना है जिनके लिए असमीका जो हो वो क्या हो, सत्य हो। तो x के मान बताने हैं। हालांकि इस क्वेश्चन को देख के सारे लड़के कह रहे थे कि ये क्या है, ये क्या है, कहाँ से आया है, तो ये भी उसी सिलेबस से है और ये एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है ना। एक नंबर में आएगा, लेकिन एक नंबर भी बहुत कीमती होता है जब आप 100 की तलाश में हो, ठीक है ना। जब आप 100 की तलाश करेंगे तो एक नंबर के महत्व को समझेंगे, ठीक है ना। और हमारे पास पढ़ने का मतलब यही है कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं होना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं तो 100 नंबर के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमको एक नंबर भी कम लेना है। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए। ये क्या होगा, इसका सॉल्यूशन जब हम देखेंगे तो सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन मतलब में देखेंगे तो ये क्या होगा कि सबसे पहले ये तो दिया गया है 3x-1 और लेस देन इक्वल टू 2x-3, ठीक है। अब अंदर गुणा करा लेते हैं तो कितना होगा 3x-3 और लेस देन इक्वल टू 2x-6 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हल करने का सबसे जो सरल तरीका है, आसान तरीका है, वो क्या होता है कि दोनों पक्षों से, जैसे कि अगर केवल इक्वल टू होता तो 3 को हम उधर कर देते हैं और x वाले को इधर कर देते और वैल्यू निकाल देते, सेम वही काम हमको करना है, लेकिन जो इसका मेथड होता है वो करते हैं। तो यहाँ से 3 को हमें इधर से खत्म करना है और इधर से 3 को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में, यहाँ माइनस में 3 है तो जोड़ेंगे, तो दोनों पक्षों में 3 को जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर, और जोड़ने पर क्या होगा, तो यहाँ से 3 खत्म हो जाएगा और इधर जोड़ेंगे तो क्या होगा 3x और दिखाई देते हैं +3 और लेस देन इक्वल टू 2x-6 +3, तो कितना हो गया, ये 3x हो गया, ये कट के 0 हो गया और ये 2x और ये कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि ये 2x है और इधर 3x है, तो 2x को इधर ही लाना है, लेकिन डायरेक्ट नहीं लाते हैं, इक्वल टू रहता है तब पक्षांतर करके ला देते हैं, लेकिन ये असमीका है तो असमीका में हल करने के लिए इधर से 2x को खत्म करना है, तो इधर प्लस में है तो हम घटाएंगे, ठीक है ना। दोनों पक्षों में से क्या करेंगे, 2x को घटा देंगे, तो दोनों पक्षों में से क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2x घटाने पर तो क्या होगा 3x - 2x लेस देन इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2x - 3 - 2x, तो ये अब कट जाएगा, ठीक है ना। तो बचेगा क्या, यहाँ से 3x में से 2x गया तो केवल x बचेगा और लेस देन इक्वल टू -3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या देखने के लिए मिला कि x के किन वास्तविक मानों के लिए सत्य होगा, सही होगा, तो x के कौन से मान होंगे, तो -3 से जितने भी मान होंगे उनके लिए क्या होगा, यह सत्य होगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए कि -3 से छोटे कौन होंगे, -3 से छोटा -2 नहीं, -2 नहीं होता है, -2 तो इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा -4 जो होंगे इससे छोटे मान होंगे, तो -4 रख के देखिए तो क्या होगा 3 और -4 -1 लेस देन इक्वल टू 2 -4 -3, ठीक है ना। तो इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस ये -5 हो जाएगा, -15 हो गया, ठीक है ना। और लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4 3 7 और 7 दूना 14, -14 आ रहा है ना। देखिए ये क्या है, कौन सा बड़ा है, माइनस में जो जितना ही कम रहता है उतना ही बड़ा रहता है, तो ये क्या हो जाएगा 14 जो है बड़ा है, जो कि ये असमीका सत्य दिखा रही है, ठीक है ना। तो ऐसे इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि मान हमारा कौन सा होगा, तो x लेस देन इक्वल टू -3, यानी कि
-3 के सभी कम जितने भी वास्तविक मान होंगे सबके लिए क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, चलिए आज का वीडियो जो हम यहीं पे खत्म करते हैं, काफी लंबा हो गया, समय भी ज्यादा हो रहा है। ठीक है ना, और आप अगले पार्ट का इंतजार कीजिए जिसमें आपके 2-2 नंबर वाले प्रश्न और 5 नंबर वाले प्रश्नों को कराए जाएंगे। चलिए अब आज के लिए धन्यवाद।